अगला है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। बजट 2021-22 के अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 32 राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्र शामिल हो गए हैं। इसका लाभ लगभग 69 करोड़ लाभार्थियों को प्राप्त हो रहा है। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अब इस कार्ड के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ये योजना संपूर्ण देश में खाद्य सुरक्षा की पोर्टेबिलिटी उपलब्ध कराती है। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है। इस योजना के लिए सभी राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है और पॉइंट ऑफ सेल मशीन से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। इस योजना में गरीब, मजदूर और ऐसे लोग लाभान्वित होंगे जो कि जीविका, रोजगार या किसी अन्य कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं। NFSA के अंतर्गत ऐसे राशन कार्ड जिनसे पिछले 6 महीनों में कम से कम एक आधार प्राधिकृत लेन देन हुआ है, वे सभी इस योजना के तहत नेशनल पोर्टेबिलिटी लेन देन के लिए पात्र होंगे। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। 25 सितंबर 2020 को अंत्योदय दिवस के अवसर पर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना यानी DDU-GKY की स्थापना दिवस मनाया। इस योजना का उद्देश्य है 15 से 35 वर्ष के गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं पर विशिष्ट रूप से केंद्रित है। ये योजना कौशल भारत अभियान के भाग के रूप में ये मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया का समर्थन करता है। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। क्या क्या लाभ होगा, किसको किसको लाभ होगा? इस योजना के माध्यम से अब तक लगभग 10.98 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर लगभग 6.36 लाख युवाओं को सफलतापूर्वक रोजगार से जोड़ा गया है। 23 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार इस अवसर पर एग्रीप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट, एकीकृत कृषि क्लस्टर के प्रोत्साहन के लिए दिशा निर्देश और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के उम्मीदवारों की सफलता की कहानियों के संग्रह का विमोचन किया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के स्थापना दिवस को कौशल से कल बदलेंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के स्थापना दिवस को कौशल से कल बदलेंगे कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या फिर उससे अधिक मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों में से एक है। अगला है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट निष्ठा। 16 जुलाई 2020 को निष्ठा कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश के SRG के लिए पहला ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है लगभग 42 लाख प्रतिभागियों की क्षमता का निर्माण करना। इसमें सभी सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षक और स्कूल प्रमुख, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों यानी SCERTS और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों यानी DIETS के संकाय सदस्य और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ब्लॉक संसाधन समन्वयक और क्लस्टर संसाधन समन्वयक का क्षमता निर्माण करना है। इसके तहत शिक्षकों में योग्यता आधारित शिक्षक और प्रशिक्षण, शिक्षकों में योग्यता आधारित शिक्षण एवं परीक्षण, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा, स्कूलों में सुरक्षा और व्यक्तिगत सामाजिक गुण आदि से संबंधित जागरूकता और कौशल विकास करना है। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है। इसके तहत राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चयनित की रिसोर्स पर्सन्स यानी KRPS और स्टेट रिसोर्स पर्सन यानी SRPS द्वारा सीधे तौर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इन्हें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT, राष्ट्रीय प्रशिक्षण शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान यानी NIEPA, केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS, नवोदय विद्यालय समिति यानी NVS, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE और गैर सरकारी संगठन द्वारा चिन्हित किए गए 120 नेशनल रिसोर्स पर्सन्स द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निष्ठा दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसे प्राथमिक स्तर पर लर्निंग आउटकम में सुधार के लिए लॉन्च किया गया है। इस विशाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और प्रशिक्षित करना है। ये पहली बार हुआ है कि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र निष्ठा से अपेक्षित परिणामों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं को संसाधनों और व्यक्तियों का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि प्रशिक्षण मॉड्यूल और ज़्यादा प्रासंगिक बन जाए। इस एकीकृत कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं शैक्षिक खेल और क्विज, सामाजिक भावनात्मक शिक्षण, प्रेरक बातचीत, टीम निर्माण, स्कूल आधारित मूल्यांकन की तैयारी, आंतरिक सतत प्रतिक्रिया तंत्र, ऑनलाइन निगरानी और समर्थन प्रणाली प्रशिक्षण की आवश्यकता और प्रभाव का विश्लेषण सहित मॉड्यूल आधारित गतिविधियां हैं। अगला अभियान है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। कोविड-19 महामारी के चलते प्रवासी मजदूरों के समक्ष उत्पन्न रोजगार की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसको किसको लाभ हुआ, क्या लाभ होने हैं। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार से की गई है। ये 125 दिनों का अभियान था, जिसे कि मिशन मोड में संचालित किया गया। इस अभियान में 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा को शामिल किया गया है। 6 राज्यों को इस अभियान के लिए 116 जिलों को चुना गया, जिसमें कि 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम में शामिल 6 राज्यों के 116 जिलों के गांव कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से शामिल हुए, जिन्होंने कोरोना के कारण लागू शारीरिक दूरी के मापदंडों को भी ध्यान में रखा। ये अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों अथवा विभागों का समन्वित प्रयास है, जिसमें कि पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, रेलवे, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सीमा सड़क संगठन, दूरसंचार तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय शामिल हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये जो योजना है, ये गली मोहल्ले में फेरी लगा करके और रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने वाले विक्रेताओं को कोविड-19 की वजह से बंद हुए अपने कारोबार को फिर से चालू करने में मदद करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। क्या क्या लाभ है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। इस योजना के तहत दुकानदार और छोटे कारोबारी अथवा रेहड़ी पटरी विक्रेता यानी स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी का ऋण ले सकते हैं। इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिए 1 साल का समय दिया जाएगा। विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किस्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदकों को किसी भी प्रकार का जमानत या फिर कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होगी। कर्ज का समय पर उससे पहले भुगतान करने पर 7% की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, जिसे ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DPT योजना के तहत छमाही आधार पर कर्ज लेने वाले के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।
पीएम स्वनिधि के तहत निर्धारित तिथि के पहले ऋण के पूर्ण भुगतान पर कोई भी जुर्माना लागू नहीं होगा। यह योजना की अवधि मार्च 2022 तक है। इस योजना को लागू करने में शहरी स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस तरह के ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्तीय बैंकों, सहकारी बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और स्वयं सहायता समूह बैंकों द्वारा प्रदान किए जाएंगे। मार्च 2021 तक इस योजना के तहत 41 लाख से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से लगभग 24 लाख को स्वीकृति दे दी गई है। अगली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। मार्च 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा किए जाने के बाद ये योजना आरंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य है देश की सबसे गरीब आबादी तक कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान भोजन और धनराशि पहुंचाना था, जिससे उनकी आवश्यकता पूर्ति हो सके और कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस योजना में भारत सरकार ने गरीबों के आर्थिक, स्वास्थ्य और खाद्य संबंधी संकट को भी कम करने का उपाय किया था। इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों की सहभागिता से किया गया है इस योजना का क्रियान्वयन। इससे क्या क्या लाभ होने थे? इस एजेंसी के तहत समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग घोषणाएं की गई हैं, जिसमें कि पहले से संचालित योजनाओं का विस्तार भी शामिल है। अगली योजना है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके तहत प्रारंभ में 3 महीनों यानी अप्रैल से जून तक गरीब परिवारों का खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 8 जुलाई 2020 को इसका विस्तार नवंबर 2020 तक कर दिया गया। 2021 में कोविड की दूसरी लहर के चलते इस योजना का विस्तार नवंबर 2021 तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत देश की लगभग 2/3 आबादी, जिसके तहत लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों को कवर किया जाएगा। इसमें से प्रत्येक लाभार्थी को निर्धारित अनाज के मुकाबले दोगुना अन्न दिया गया है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार प्रत्येक परिवार को 1 किलोग्राम दाल मुफ्त में दी गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पीएम किसान योजना की वर्ष 2020-21 में देय 2,000 रुपये की पहली किस्त अप्रैल माह में ही किसानों को प्रदान की गई है। इसके तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी PMJDY की लगभग 20.65 करोड़ महिला खाता धारकों को 3 महीनों के दौरान प्रति माह 500 रुपये की अनुग्रह राशि दी गई। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत प्रथम माह में 7.43 करोड़, द्वितीय माह में 4.43 करोड़ और तृतीय माह में तीसरे महीने में 1.82 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए गए। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है। 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की सहायता के लिए सरकार 3 महीनों के दौरान कठिनाइयों से निपटने के लिए उन्हें 1,000 रुपये दिए। इसका लाभ 2.81 करोड़ लाभार्थियों को प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों के लिए बीमा योजना में सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, सहायक स्वास्थ्य कर्मी यानी पैरामेडिक्स, टेक्नीशियन, डॉक्टर और विशेषज्ञ एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक विशेष बीमा योजना के तहत बीमा कवर कर दिया गया है। कोविड-19 मरीजों का इलाज करते समय किसी भी स्वास्थ्य प्रोफेशनल के साथ दुर्घटना होने पर उन्हें योजना के तहत 50 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, वेलनेस सेंटरों और केंद्र के साथ साथ राज्यों के अस्पतालों को भी इस योजना के तहत कवर किया जाना तय किया गया। इस महामारी से लड़ने के लिए लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को बीमा कवर प्रदान करने की घोषणा की गई है। अगला अभियान है
सुपोषित मां अभियान। वर्ष 2020 में लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला द्वारा सुपोषित मां अभियान आरंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करना है। ये अभियान गर्भवती महिलाओं और लड़कियों को पोषण सहायता प्रदान करेगा, साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण में योगदान देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुपोषित मां अभियान का मुख्य उद्देश्य नवजात और गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रखना है। इस अभियान के अनुसार 1000 महिलाओं को 1 महीने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन दिया जाएगा। इसमें मां और बच्चे की स्वास्थ्य, चिकित्सा, जांच, रक्त, दवा, प्रसव सहित अन्य बातों का ध्यान रखा जाएगा। ये अभियान गर्भवती माताओं और लड़कियों की पोषण सहायता से संबंधित है। इस योजना के माध्यम से न केवल गर्भवती महिलाओं की देखभाल की जाएगी, बल्कि नवजात शिशु भी इस योजना का हिस्सा होंगे। सुपोषित मां अभियान में एक परिवार से एक गर्भवती महिला को शामिल किया जाएगा। अभियान के पहले चरण में 1000 गर्भवती महिलाओं में से प्रत्येक के 17 किलोग्राम संतुलित आहार की एक किट प्रदान की जाएगी। इस किट में गेहूं, चना, मक्का और बाजरे का आटा, गुड़, दलिया, दाल, बड़ी सोयाबीन, घी, मूंगफली, भुने हुए चने, खजूर और चावल शामिल होंगे। गर्भवती महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों की पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ये वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत बहुमंत्रालयी मिशन है। पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी सेवाओं के उपयोग और गुणवत्ता में सुधार करके भारत के चिन्हित जिलों में बौनापन को कम करना है। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं और प्रसव के बाद माताओं एवं उनके बच्चों के लिए समग्र विकास और पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है। अगली योजना है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना चर्चा में क्यों है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में अटल भूजल मिशन को निम्न भूजल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है चिन्हित प्राथमिकता वाले 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जन भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना है। इस योजना के कार्यान्वयन से इन राज्यों के 78 जिलों के 193 ब्लॉकों में 8353 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलने की उम्मीद है। ये योजना मांग पक्ष प्रबंधन पर प्राथमिक रूप से ध्यान देते हुए ग्राम पंचायतों में भूजल प्रबंधन और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देगी। इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है। अटल भूजल योजना का क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस योजना का कुल परिव्यय 6000 करोड़ रुपए है और ये 5 वर्षों की अवधि यानी 2020-21 से 2024-25 के लिए लागू की जाएगी। 6000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में 50% विश्व बैंक ऋण के रूप में होगा, जिसका भुगतान केंद्र सरकार करेगी और शेष 50% नियमित बजटीय सहायता से केंद्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यों को विश्व बैंक का संपूर्ण ऋण और केंद्रीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। संस्थागत मजबूती और क्षमता निर्माण घटक हैं। राज्यों में स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत प्रबंधकों को मजबूत बनाने के लिए नेटवर्क निगरानी और क्षमता निर्माण में सुधार और जल उपयोगकर्ता समूहों को मजबूत बनाना, डेटा विस्तार, जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करना, मौजूदा योजनाओं के समन्वय के माध्यम से प्रबंधन प्रयासों को लागू करना और मांग पक्ष प्रबंधन प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए जो घटक हैं वो है विभिन्न स्तरों पर हितधारकों के क्षमता निर्माण और भूजल निगरानी नेटवर्क में सुधार के लिए संस्थागत मजबूती से भूजल डेटा भंडारण, विनिमय, विश्लेषण और विस्तार को बढ़ावा देना, उन्नत और वास्तविक जल प्रबंधन से संबंधित उन्नत डेटाबेस और पंचायत स्तर पर सामुदायिक नेतृत्व के तहत जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करना।
भारत सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न मौजूदा और नई योजनाओं के समन्वय के माध्यम से जल सुरक्षा योजनाओं को लागू करना, ताकि सतत भूजल प्रबंधन के लिए निधियों के न्याय संगत और प्रभावी उपयोग में मदद मिल सके। सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधता आदि जैसे मांग पक्ष के उपायों पर ध्यान देते हुए उपलब्ध भूजल संसाधनों का उचित उपयोग करना। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। 12 सितंबर 2019 को लघु व सीमांत कृषकों के लिए पेंशन योजना के रूप में प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना शुरू की गई थी। मार्च 2021 तक 21 लाख 21 लाख से ज़्यादा किसान इसमें शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का उद्देश्य है सीमांत व लघु किसानों को सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करना। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पीएम किसान मान धन योजना के तहत किसान 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह उम्र के अनुसार अंशदान से 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम नियमित पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। ये एक स्वैच्छिक योजना है जिसमें कि किसान के योगदान की राशि के बराबर राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। इस योजना में शामिल होने के लिए किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। लाभार्थी की मृत्यु होने पर यानी 60 वर्ष के बाद उसके जीवन साथी को पेंशन का 50% हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा, बशर्ते वो इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी ना हो। 60 वर्ष से पहले लाभार्थी की मृत्यु होने पर जब वो योगदान दे रहा हो, उसका जीवन साथी इस योजना से नियमित योगदान का विकल्प चुन सकता है। योजना के अंतर्गत किसान ये विकल्प चुन सकता है कि उसके मासिक योगदान की राशि को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना के अंतर्गत प्रदत्त राशि से सीधा काट लिया जाए। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए गठित कॉमन सर्विस सेंटर में भी किसान मासिक योगदान राशि जमा कर सकते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना। ये योजना चर्चा में क्यों है? छोटे दुकानदारों एवं खुदरा व्यापारियों को वृद्धावस्था में पेंशन प्रदान करने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना 22 जुलाई 2019 को प्रवृत्त हुई। इसके अंतर्गत 40,000 से ज़्यादा लाभार्थी शामिल हैं। क्रियान्वयन एजेंसी है नोडल एजेंसी जीवन बीमा निगम LIC। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वे सभी दुकानदार और खुदरा व्यापारी जो कि GST के तहत पंजीकृत हैं और जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो, वो इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत आयकर दाता और केंद्र सरकार के अंशदान वाली अन्य राष्ट्रीय पेंशन योजना के लाभार्थी शामिल नहीं हो सकते हैं। इस नई पेंशन योजना में लगभग 3 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल होंगे। इस योजना में 18 से 40 आयु वर्ग के व्यापारी शामिल हो सकते हैं। इस पेंशन योजना के अंतर्गत 60 साल की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को 3000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। ये एक समान पेंशन प्रीमियम योगदान योजना है। ये जो योजना है एक समान पेंशन प्रीमियम योगदान योजना है जिसमें कि केंद्र सरकार लाभार्थी के खाते में एक समान राशि का योगदान करेंगी। इस योजना में आवेदन करने के लिए लगभग 3,50,000 कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSCS की स्थापना की गई है। अगली योजना है निर्विक योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020-21 भाषण के दौरान निर्विक स्कीम की घोषणा की थी। ये योजना निर्यात को प्रोत्साहन देने से संबंधित है। किस लिए संबंधित है? निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए। इस योजना का उद्देश्य है निर्यातकों को उच्च बीमा कवर प्रदान करना और छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम राशि कम करना। इसके साथ ही दावा निपटान प्रक्रिया को सरलीकृत बनाना। इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम यानी ECGC द्वारा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, निर्विक को
निर्यात ऋण बीमा योजना यानी ECIS के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बीमा गारंटी योजना है जो कि 90% मूलधन एवं ब्याज को समाविष्ट करेगी। इसमें प्री और पोस्ट शिपमेंट ऋण दोनों सम्मिलित होते हैं, दोनों ही शामिल होंगे। अब तक ECGC 60% हानि तक की ऋण गारंटी प्रदान कर रही थी। इस योजना से निर्यातकों को ऋण उपलब्धता में वृद्धि होगी। इस योजना से निर्यातकों की बीमा लागत कम होगी और व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत का स्थान सुधरेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इस योजना के तहत प्रीमियम पर सब्सिडी देना प्रस्तावित किया है, जिसका भुगतान कुछ क्षेत्र के निर्यातकों द्वारा किया जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सितंबर 2019 में घोषणा की थी कि जेम्स ज्वेलरी और डायमंड यानी GJD क्षेत्र के ऋणों 80 करोड़ रुपए यानी 80 करोड़ रुपए से अधिक सीमा वाले को निर्विक के तहत उच्च प्रीमियम का भुगतान करना होगा। ये संवर्धित कवर है जो कि सुनिश्चित करेगा कि निर्यातकों के लिए विदेशी मुद्रा और रुपये में निर्यात ऋण की ब्याज दर 4% और 8% से कम हो। अगला मिशन है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। केंद्रीय बजट 2020-21 में भारत के तकनीकी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन यानी नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशंस NTTM की घोषणा की गई थी। तकनीकी वस्त्र उत्पादों को अनुप्रयोग के क्षेत्रों के आधार पर 12 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया। इस मिशन का उद्देश्य है भारत की तकनीकी वस्त्र के आयात पर निर्भरता को कम करने और तकनीकी वस्त्रों में अग्रणी देश बनाने के लिए NTTM प्रारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके लिए बजट में 1480 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय प्रस्तावित हैं। इसकी अवधि 4 साल यानी 2020-21 से 2023-24 तक होगी। तकनीकी वस्त्रों का निर्माण सौंदर्यात्मक आवश्यकताओं की अपेक्षा तकनीकी गुणवत्ता और आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो NTTM के 4 घटक हैं। पहला घटक है जिसमें कि अनुसंधान, नवाचार और विकास है। इसके तहत 1000 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। इसमें कार्बन फाइबर, अरामिड फाइबर, नायलॉन फाइबर के स्तर पर मौलिक अनुसंधान और भू टेक्सटाइल, कृषि टेक्सटाइल, चिकित्सा टेक्सटाइल, मोबाइल टेक्सटाइल, खेल टेक्सटाइल के स्तर पर अनुप्रयोग अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाएगा। घटक 2 जिसमें कि संवर्धन और बाजार विकास आएंगे। इसमें भारत की तकनीकी वस्त्र बाजार का आकार 2024 तक 40 से 50 अरब अमेरिकी डॉलर करना है। इसके लिए बाजार विकास, बाजार संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग, निवेश प्रोत्साहन और मेक इन इंडिया का सहारा लिया जाएगा। तीसरा घटक निर्यात संवर्धन। इसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्र के निर्यात की वर्ष 2023-24 तक 10% औसत वार्षिक वृद्धि सुनिश्चित करना है। इस क्षेत्र में प्रभावी समन्वय और संवर्धन गतिविधियों के लिए तकनीकी वस्त्र निर्माण संवर्धन परिषद का गठन किया जाएगा। चौथा घटक जिसमें कि शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास है। ये मिशन उच्चतर ये जो मिशन है, चौथा घटक शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए उच्चतर इंजीनियर और प्रौद्योगिकी स्तर पर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा। इसके लाभ अनुप्रयोग का दायरा इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि, जलीय कृषि और डेयरी क्षेत्र तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन का कार्यान्वयन 3 टियर वाले संस्थागत तंत्र के माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वस्त्र मंत्री कर रही है। अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत मार्च 2021 तक लगभग 45 लाख लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है। इसका संचालन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा और भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC और कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के माध्यम से किया जा रहा है। इसका क्रियान्वयन इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्या क्या मिलने वाले हैं, किसको किसको लाभ मिलने वाला है। इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक,
सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, ईंट भट्टा मजदूर, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खेतीहर मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर, ऑडियो वीडियो श्रमिक और इसी तरह के अन्य व्यवसायों में संलग्न ऐसे श्रमिक होंगे जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। पात्र व्यक्ति को नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लाभ के अंतर्गत कवर न किया गया हो और उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए। PMSYM के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3,000 रुपये की निश्चित पेंशन मिलेगी। यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता यानी सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन 50% राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवन साथी यानी स्पाउस को मिलेगा। ये लाभार्थी ने, और यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु 60 साल की आयु से पहले हो जाती है तो लाभार्थी का जीवन साथी योजना में शामिल होकर के नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है या फिर योजना से बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है। अभिदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाता अथवा जनधन खाता से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। PMSYM योजना में शामिल होने की आयु से 60 साल की आयु तक अभिदाता को निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी। PMSYM 50:50 के अनुपात में होगा, 50-50 के रेशियो में होगा। 50-50 के रेशियो के आधार पर एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना जिसमें कि निर्धारित आयु विशेष अंशदान यानी एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन लाभार्थी द्वारा किया जाएगा। अगली योजना है सैग यानी स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। शुरू हुआ है 21 फरवरी 2019। उम्र है 11 से 14 वर्ष जिसको लाभ मिलेगा इससे। इस योजना का उद्देश्य है उचित पोषण एवं विशेष देखभाल, किशोर दिवस प्रति माह की 8 तारीख। अगली योजना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान निधि योजना। ये शुरू हुआ है 24 जनवरी 2019 को। इसका उद्देश्य है प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय दस्तकारों और पारंपरिक कारीगरों के विकास के लिए। योजना के घटक हैं कौशल वृद्धि प्रशिक्षण, टूलकिट वितरण, मार्जिन मनी ऋण। अगली परियोजना है खुजरा ताप विद्युत संयंत्र परियोजना। इसका आरंभ हुआ है 9 मार्च 2019 को ग्रेटर नोएडा से डिजिटल माध्यम के द्वारा। स्थित है बुलंदशहर में। लागत राशि इसकी है 12,676 करोड़ रुपए। क्षमता है 1320 मेगावाट यानी 2 × 660 मेगावाट। तकनीक है सुपर क्रिटिकल है तकनीक। और लाभान्वित राज्य हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड खुजरा ताप विद्युत संयंत्र योजना के। अगला है गंगा एक्सप्रेस वे। इसकी लंबाई लगभग 628 किलोमीटर। ये एक्सप्रेस वे राज्य के पश्चिम जिलों को प्रयागराज से जोड़ेगा, मेरठ से प्रयागराज। लागत राशि है 36,000 करोड़ रुपए। अगली परियोजना है रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना। इसकी अवस्थिति है यमुना की सहायक गिरि नदी पर हिमाचल प्रदेश सिरमौर जिला में। इसकी ऊंचाई है 148 मीटर। रॉकफील्ड बांध है। जल संग्रहण क्षमता है 489 मिलियन क्यूबिक मीटर। बिजली 40 मेगावाट। निष्पादन है हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम इसका निष्पादन है और ये 1976 में इसे प्रारंभ किया गया था। अगली योजना है कंगारू मदर केयर योजना। इसका आरंभ हुआ था मई 2016 को। 6 जून 2017 को उत्तर प्रदेश की तकनीकी मातृत्व एवं शिशु कल्याण मंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कनेक्टिविटी के माध्यम से 25 जिलों में स्थापित कंगारू मदर केयर यूनिटों का उद्घाटन किया गया। पहली कंगारू मदर केयर यूनिट की संस्थापक प्रोफेसर GK मलिक थी। इस अभियान से जुड़ी 19 से 24 वर्ष की बालिकाओं को आशिमा कहा जाता है।
इस यूनिटों की स्थापना नवजात बच्चे को मां या फिर सेविकाओं के स्पर्श में रखने के लिए की गई है, जिससे बच्चे के स्वास्थ्य में तीव्रता से सुधार हो सके। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित है ये योजना। ये नवजात शिशुओं की मृत्यु दर घटाने के लिए चलाया गया एक अभियान है, जिसमें कि मुख्य रूप से कम वजनी और समय से पहले जन्मे बच्चे के लिए है ये योजना। उत्तर प्रदेश में 1 वर्ष के भीतर लगभग 2 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। अगली योजना है मुखबिर योजना। मुखबिर योजना ये 2017 में लखनऊ से शुरू हुई है। मुखबिर योजना कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए मुखबिर योजना है। सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। इस योजना के माध्यम से भ्रूण हत्या के विषय में जनता को गोपनीय रूप से सूचना प्रदान की जाएगी। अगला है द मिलियन फार्मर्स स्कूल यानी किसान पाठशाला। दिसंबर 2017 से शुरुआत हुई है इस योजना की। इसके अंतर्गत 15,000 पाठशालों के आयोजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लगभग 10 लाख से अधिक कृषकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के 2 सत्रों कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराई गई। कृषकों की आय दोगुनी करना है इस योजना का उद्देश्य। 21 अक्टूबर 2019 को पंचम संस्करण द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.1 का शुभारंभ हुआ। किसानों को अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी से अवगत कराना है इसका उद्देश्य। अगला है प्रकाश है तो विकास है। ये 25 दिसंबर 2017 को मथुरा जिले के 2 गांवों लोहबान और गौसाड़ा से शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के निर्धन परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। बीपीएल कार्ड धारक जिनकी वार्षिक आय 35,000 रुपए से कम है इस योजना के पात्र होंगे। प्रकाश है तो विकास है। अगला योजना है पालनहार योजना। बजट 2020-21 में दिव्यांग दंपतियों के बच्चों के पालन पोषण के लिए पालनहार योजना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत दिव्यांग दंपतियों जिनमें से पति और पत्नी दोनों दिव्यांग हो अथवा उनमें से एक की मृत्यु हो गई हो और दूसरा दिव्यांग हो अथवा कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हो, इसके बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रतिमाह अनुदान किया जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना। वृक्षारोपण के लिए इस योजना के तहत समस्त व्यय मनरेगा द्वारा किया जाएगा। परियोजना की अवधि 3 साल के लिए अनुमन्य होगी। ये पौधारोपण सड़क अथवा नहर के किनारे, सार्वजनिक परिसरों, शवदाह गृह, ग्राम समाज भूमि, विद्यालय अथवा छात्रावास, सार्वजनिक भवनों की बाउंड्री और शासकीय भूमि पर किया जाएगा। परियोजना के मॉडल प्राक्कलन की स्वीकृति वन विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा। कार्यकारी संस्था पंचायत विभाग और वन विभाग होंगे। अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना। इस योजना के तहत मनरेगा योजना के जॉब कार्ड धारक परिवार के निजी खेतों की मेड़ पर पौधों का रोपण किया जाएगा, जिसमें कि बांस, छायादार अथवा फलदार अथवा औषधि जैसे यूकेलिप्टस, शीशम, खैर, बबूल, मलबरी आदि के पौधों का रोपण किया जाएगा। एक परियोजना में 1 से 10 परिवार शामिल होंगे इस परियोजना में और उक्त कार्य को एक परियोजना माना जाएगा और परियोजना की अवधि 3 साल की है। अगली योजना है वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापना योजना। 2017 में शुरू हुई है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व ग्राम में 1/3 प्रतिवर्ष स्थापित करने को स्वीकृति है। कृषक स्वयं को संसाधनों से वर्मी कंपोस्ट स्थापित करेंगे। इसकी स्थापना के उपरांत प्रति इकाई पर सरकार द्वारा कुल 75% अनुदान अथवा 6,000 रुपये जो भी कम हो सीधे कृषकों के खाते में प्रेषित करेगी। ये योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष अनुदान से संचालित की जाएगी। अगला मिशन है भूजल संरक्षण मिशन। वर्षा जल के संचयन और भूजल के समेकित प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा 17 अगस्त 2017 को भूजल संरक्षण मिशन को मंजूरी प्रदान की गई। भूजल संरक्षण के लिए प्रदेश स्तर पर संचालित किया जाने वाला ये पहला मिशन है। इस मिशन के तहत प्रदेश में समयाग्रस्त कुल 271 विकास खंडों और 22 शहरों का चयन किया गया है।
अगली योजना है सुरक्षा कवच योजना 2019 में शुरू हुई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिसंबर 2019 से सुरक्षा कवच योजना का प्रारंभ हुआ है। इसके तहत कामकाजी महिलाओं और महिला यात्रियों द्वारा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक 112 नंबर 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस सुरक्षा की मांग किए जाने पर पुलिस द्वारा उन्हें उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 300 PRV में दो महिलाएं हर शिफ्ट में नियुक्त की गई हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, जो कि 2019 में इसकी शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को बदल करके मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना कर दिया गया है। पहले इसका नाम था समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अंतर्गत बटाईदार किसानों के साथ साथ उनके बालिग आश्रित भी शामिल किए गए हैं। इस योजना के तहत लगभग 3 करोड़ परिवारों को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु, स्थायी व अस्थायी विकलांगता की स्थिति में इस योजना के तहत लाभार्थी को बीमा कवर के द्वारा 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा शारीरिक क्षति के उपचार के लिए लाभार्थी को बीमा कवर के द्वारा 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। सड़क और अन्य तरह की दुर्घटनाओं के अलावा आंधी और तूफान और भूस्खलन से होने वाली मृत्यु भी योजना के दायरे में आएगा। लाभार्थी को योजना का लाभ 45 दिन के भीतर देना होगा। पात्रता का मापदंड है आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक की परिवार की वार्षिक आय जो है वो 75,000 प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए, वही इस योजना का लाभ उठा सकता है। अगली योजना है किशोरी बालिका योजना, जो कि 2019 से शुरू हुई। इस योजना में 11 से 14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली बालिकाओं को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत ही आंगनवाड़ी केंद्रों में जिन किशोरियों को लक्षित किया गया है उनका एक समूह बनेगा और उसे वीरांगना दल कहा जाएगा। इस समूह के नेतृत्व के लिए एक वीरांगना सखी और 2 वीरांगना सहेली का चयन किया जाएगा। आंगनवाड़ी में हर बालिका के पोषण आहार के लिए महीने में 25 दिन अरहर दाल, बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का और घी जैसी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक माह की 8 तारीख को किशोरी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। 8 तारीख को जनवरी और जुलाई में ये दिवस ANM उपकेंद्र पर आयोजित कर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किशोरियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। अगली योजना है मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना। 30 जून 2016 से जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया है। ध्यातव्य है कि 1 सितंबर 2000 से प्रदेश में पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान किए जाने के लिए जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई थी। इस बीमा योजना का लाभ दुर्घटना के फलस्वरूप हुई मृत्यु, पूर्ण स्थायी विकलांगता और आंशिक विकलांगता होने की दशा में दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 29 मई 2018 को वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारिक दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रदत्त राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 10 लाख रुपए करने की मंजूरी दी गई है। अगली योजना है मुख्यमंत्री शिक्षुता यानी अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना और युवा उद्यमिता विकास अभियान 2020-21। प्रदेश के युवाओं को उद्योगों व MSME इकाइयों में ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रदान कराते हुए उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करने जा रही है। प्रदेश के प्रशिक्षित युवाओं को युवा उद्यमिता विकास अभियान यानी युवा के द्वारा रोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ाने के लिए अभिनव पहल की जा रही है। अप्रेंटिसशिप करने वाले युवाओं को प्रति माह 2500 रुपये प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा।
प्रदेश के प्रत्येक जिले में युवा हब प्रदेश के प्रत्येक जिले में हर एक जिले में युवा हब स्थापित किए जाएंगे, जो कि इच्छुक युवाओं को परियोजना परिकल्पना से लेकर के 1 साल तक परियोजनाओं के लिए वित्तीय मदद के साथ संचालन में सहायता प्रदान करेंगे। हर जिले में युवा हब के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है। युवा के लिए विभिन्न स्वतः रोजगार योजनाओं के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध होगी। इस युवा हब के माध्यम से ये योजना समेकित रूप से क्रियान्वित की जाएगी। ये योजना 1 लाख से अधिक युवाओं को स्वावलंबन की ओर ले जाएगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा घोषित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का प्रदेश में शुभारंभ हुआ था 15 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिक जिनकी आय 15,000 रुपये मासिक या उससे कम है, वो अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी दिखा करके जन सुविधा केंद्रों में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। लाभार्थी की उम्र 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए और उन्हें न्यूनतम 55 रुपये और अधिकतम 200 रुपये अपनी आयु के अनुसार 60 साल का होने तक जमा करना होगा। 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को 3,000 प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। अगला है कृषि योजनाएं अथवा कृषि कार्यक्रम। 2013 में प्रख्यापित नई कृषि नीति में राज्य में कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा गया 5.1% वार्षिक। प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडली परिषद की स्थापना की गई 1973 में। वर्तमान में मंडी परिषद के तहत प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र है 69। कितने केंद्र हैं? 69 केंद्र हैं। वर्तमान में प्रदेश में विनियमित मंडियां और उप मंडियां हैं 251 मंडियां हैं, उप मंडियां हैं 381। मंडी परिषद के तहत वर्तमान में प्रदेश में क्रियाशील हैं 4 किसान बाजार। किसान रथ योजना, जिसमें कि दूर के किसानों को विविध जानकारी देने के लिए है, ये 2010-11 से है शुरू हुई है। किसान मित्र योजना, यानी कि कृषि संबंधी जानकारी के लिए ये योजना है किसान मित्र योजना, जो कि शुरू हुई है 18 जून 2001 से। किसान बही योजना जोतों की जानकारी के लिए 1992 से शुरू हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से इसकी शुरुआत हुई है 1998 से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पेंशन, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसमें कि फसलों की असमानता को दूर करने के लिए है और ये 2007 से इसकी शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय किसान अथवा वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो कि 60 वर्ष से ऊपर के बीपीएल कार्ड धारकों को 500 रुपये प्रति माह देना है, ये 2003 से इसका प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति प्रख्यापित की गई है 2012 में। उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति प्रख्यापित की गई है 2014 में। राज्य में जैविक खेती के लिए मॉडल के रूप में चयनित जिला है हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कृषि कुंभ का आयोजन हुआ 2018 में। वर्ष 2022 तक कृषि की आय दोगुनी करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। 8 सूत्री रणनीति पर की जा रही है। कितने सूत्री? 8 सूत्री। कृषकों की आय दोगुनी करने की रणनीति के तहत कृषि उत्पादकता के आधार पर प्रदेश के जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। विकसित 19 जिले हैं, विकासशील 40 जिले और कम विकसित 16 जिले हैं। वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया है किसान समृद्धि आयोग को गठित किया गया है। अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत हुई है 2019 में। इसका आरंभ हुआ 11 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में मवेशियों की सेहत में सुधार कर किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। इसके तहत ब्रूसिलोसिस और खुरपा मुहपक्का फुट एंड माउथ डिसीज होता है, यानी FMD जैसी बीमारियों का टीकाकरण जो है वैक्सीनेशन करना शामिल है इसमें। इसके तहत इस योजना के तहत राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ब्रूसिलोसिस और खुरपक्का मुहपक्का यानी फुट एंड माउथ डिजीज जैसी बीमारियों का टीकाकरण शामिल है।
अगली नीति है उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 से इसकी शुरुआत हुई है 10 सितंबर 10 सितंबर 2019 को। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के द्वारा अपनी पहली उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान की गई है। ये नीति कृषि निर्यात के लिए संस्थागत तंत्र बनाने, निर्यात उन्मुख वस्तुओं को बढ़ावा देने और राज्य में पर्यावरण के अनुकूल कृषि किस्मों की खेती में प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का जो उद्देश्य है वो है किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाना, प्रदेश में कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक वर्तमान मूल्य 2524 मिलियन $, 17,591 करोड़ रुपीस से दोगुना करना, पर्यावरण को संरक्षित करने वाले कृषि उत्पादों के निर्यात को सुगम करना, अप्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात में मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों की ओर गमन करना है। उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP में कृषि का योगदान 2017-18 की चालू कीमतों पर 25.7% और स्थिर कीमतों 22.7% है। राज्य के पास 177.21 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र अथवा योग्य भूमि यानी कल्टीवेटेड एरिया है, जिसमें कि शुद्ध कृषि क्षेत्र अथवा योग्य भूमि यानी नेट कल्टीवेटेड एरिया 166 लाख हेक्टेयर है, जिसका 86.7% हिस्सा सिंचित क्षेत्र। राज्य का खाद्यान्न उत्पादन गन्ना, आलू, दूध, मांस और बागवानी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। अगला है वंदे भारत एक्सप्रेस। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। इसके पहले 27 जनवरी 2019 को रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा स्वदेश निर्मित भारत की पहली सेमी हाई स्पीड इंजन रहित ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखे जाने की घोषणा की गई थी। ये ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई। इस ट्रेन की अधिकतम प्रचालन गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है, हालांकि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति भी प्राप्त कर चुकी है। ट्रेन 18 भारत की सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त इस ट्रेन सेट का निर्माण 18 महीनों की अवधि पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा किया गया है। अगला, देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित। 12 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में देश के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें बंगाल के हल्दिया से वाराणसी तक जलमार्ग संचालित किया गया। कंटेनर वेसल चलने से अब पूर्वी भारत भी बंगाल की खाड़ी से जुड़ गया है। वाराणसी से हल्दिया के बीच लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर ये सुविधा विकसित हो रही है, जिससे कि पूर्वी भारत को बड़ा फायदा मिलेगा। सामान ढुलाई के अलावा ये पूर्वी भारत के राज्यों को एशियाई देश से भी जोड़ेगा। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। रिहंद जलाशय पर 150 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। 6 अगस्त 2019 को मंत्रिपरिषद ने रिहंद जलाशय पर 150 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित कर 150 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की। ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट निजी क्षेत्र में PPP मोड में लगाए जाएंगे, जो कि देश में अपनी तरह का पहला प्लांट होगा। इसके अंतर्गत 100 मेगावाट क्षमता में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मेसर्स रेन्यू सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम और 50 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर मेसर शापूरजी पालोनजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड मुंबई द्वारा स्थापित किए जाएंगे। अगली परियोजना है कानपुर मेट्रो रेल परियोजना। 15 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। इस परियोजना के अंतर्गत 2 कॉरिडोर IIT कानपुर से नौबस्ता लंबाई इसकी है 23.785 किलोमीटर और कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा तक जिसकी लंबाई 8.60 किलोमीटर है, इसमें निर्मित किए जाएंगे।
इस परियोजना में आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक निर्मित मोती झील तक प्राथमिक सेक्शन चयनित किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 85 किलोमीटर से अधिक मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है। अगला सूचकांक है बाल प्रगति सूचकांक 2019। ये सूचकांक 17 अक्टूबर 2019 को इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस द्वारा नई दिल्ली में बाल प्रगति सूचकांक 2019 चाइल्ड प्रोग्रेस इंडेक्स 2019 जारी किया गया। वर्तमान में सूचकांक में उत्तर प्रदेश के 71 जिलों को शामिल किया गया है। बाल प्रगति सूचकांक की गणना उसके 3 आयामों मानव की आधारभूत आवश्यकताओं यानी बेसिस ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग और अवसर यानी अपॉर्चुनिटी के स्कोर के औसत के रूप में की जाती है। ये 3 आयाम है जिसके औसत के रूप में की जाती है। उत्तर प्रदेश के जिलों को उनके स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला श्रेणी है उच्च, दूसरा उच्च मध्य, तीसरा निम्न मध्य और चौथा निम्न। बाल प्रगति गौतम बुद्ध नगर राज्य का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला, जबकि बलरामपुर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जिला रहा है। प्रयागराज 14वां स्थान है। उच्च बाल प्रगति वाले जिलों में शामिल है प्रयागराज। तो ये चार्ट है जिसमें कि उच्च बाल प्रगति वाले शीर्ष 5 जिले हैं। पहले रैंक पे है गौतम बुद्ध नगर, स्कोर है 69.10। दूसरे रैंक पे है गाजियाबाद, स्कोर है 63.98। तीसरे रैंक पे है बागपत, स्कोर है 62.05। चौथे रैंक पे है मेरठ, स्कोर है 60.95 और 5वें रैंक पे है वाराणसी, स्कोर 58.45। अब ये थे उच्च बाल प्रगति वाले जिले और ये हैं निम्न बाल प्रगति वाले शीर्ष 5 जिले। 71 रैंक पे हैं। निम्न के मामले में जिला बलरामपुर, स्कोर है 26.58। 70वें रैंक पे है बहराइच, स्कोर है 29.02। 69 रैंक पे हैं जिला श्रावस्ती, स्कोर है 30.24। 68 रैंक जिला सीतापुर, स्कोर है 35.08। 97 रैंक पे है बदायूं, स्कोर है 36.75। अगला एक ऐप है स्वच्छ वायु मोबाइल ऐप। ये 14 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री ने स्वच्छ वायु मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया था 14 अक्टूबर 2019 को। ध्यातव्य है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश के कुल 101 शहरों को प्रमुख वायु प्रदूषणकारी शहरों के रूप में चिन्हित किया है। इनमें से 15 शहर यानी जिसमें कि आगरा, प्रयागराज, अनपरा, बरेली, फिरोजाबाद, गजरौला, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, खुर्जा, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, रायबरेली और वाराणसी उत्तर प्रदेश से है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित इन 15 प्रदूषित शहरों की वायु गुणवत्ता की जांच के लिए वायु गुणवत्ता निगरानी कमेटी गठित की गई है। अगला बायोफ्यूल प्लांट का शिलान्यास। 18 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा गोरखपुर में बनने वाली बायोफ्यूल प्लांट का शिलान्यास किया गया। 1200 करोड़ रुपए की लागत वाला ये बायोफ्यूल प्लांट धुरियापार चीनी मिल प्रांगण गोरखपुर में निर्मित किया जा रहा है। 2 चरणों में पूर्ण होने वाली इस परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 1050 करोड़ रुपए की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी। दूसरे चरण में लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से 2G एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। बायो संयंत्र में भूसा, मवेशियों का गोबर, गन्ने का अपशिष्ट आदि से ईंधन निर्मित किया जाएगा। और इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है और पूरे गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं समाप्त होते हैं। ये सारे एग्जामिनेशन के लिए, चाहे UPPCS हो, UPSC हो, चाहे EPFO हो, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।